तो अपनी करंट पर्सपेक्टिव सीरीज में आज हम बात करेंगे इंडिया में एनर्जी के डाटा के बारे में। एक पीआईबी पे फैक्ट शीट आई है और उस पे खूब सारे एनर्जी के डाटा हैं अप टू डेट भारत सरकार के, और हम साथ में राजस्थान गवर्नमेंट के डाटा भी ऐड कर लेंगे। आपके बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में और इकोनॉमी में, तीनों में एनर्जी के डाटा बहुत काम के होते हैं। आपको ये एनर्जी के डाटा ऐसे लिखने में काम में आ सकते हैं। प्रीलिम्स में बहुत सारे फैक्ट, एटलीस्ट कम से कम 2 से 4 सवाल हमेशा एनर्जी के आते हैं, कोई भी लेवल का एग्जाम हो तो वहां पर भी काम के, और मेंस के अंदर जब आंसर राइटिंग करोगे उसमें भी काम के हैं। साथ साथ में जो अपनी वर्तमान की परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से अपनी जो एनर्जी है, यानी कि पावर, यानी कि बिजली, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जो कोल बेस्ड, कोयला आधारित बिजली है, उसको हम ट्रांसफॉर्म करने में लगे हुए हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स में। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है हम ट्रांसफर करना चाहते हैं अपनी कोयले से बनने वाली बिजली को रिन्यूएबल पर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोयला जलाते हैं तो इससे धुआं निकलता है, और धुएं में बहुत सारी जहरीली गैसें हैं। उनमें से एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो क्लाइमेट चेंज होता है। और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका नाम है पेरिस एग्रीमेंट, और पेरिस एग्रीमेंट का भारत भी पक्षकार है, साइन किया है। और भारत की भी ये जो ड्यूटी बनती है कि CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन या इमिशन कम किया जाए। अगर अपने को CO2 का इमिशन कम करना है तो जाहिर सी बात है कि कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, कोयला आधारित जो विद्युत है, उसका उत्पादन धीरे धीरे कम करना है और इसी दौरान रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन बढ़ाना है। तो भारत वर्तमान में इस फेज से गुजर रहा है कि वो अपनी एनर्जी के सोर्स के तौर पर कोयले को धीरे धीरे कम कर रहा है और ट्रांसफर हो रहा है रिन्यूएबल पर। अब अगला सवाल आता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या क्या होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं। रिन्यूएबल का मतलब होता है जो बार बार रिन्यू होता रहे, यानी कि जो कभी खत्म नहीं हो, जो एग्जॉस्ट नहीं हो। तो इसमें कौन आएगा? सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा, हवा चलना कभी बंद नहीं होगी, पानी बहना कभी बंद नहीं होगा, पृथ्वी की जो जियोथर्मल एनर्जी है वो कभी बंद नहीं होगी। तो ये सारी चीजें, चाहे वो पानी से, चाहे वो पवन यानी कि विंड से, चाहे सोलर से, हम इन जो है वो रिसोर्सेज का यूज करके बिजली बनाएंगे। वो बिजली क्या कहलाएगी? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ऑन द अदर हैंड कोयला खत्म हो जाएगा एक टाइम पे, ये वापस से रिन्यू नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, एक तो ये शब्द आता है, तो हम इसकी बात करेंगे। एक दूसरा शब्द आता है, बहुत ध्यान से पढ़ना आप, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्स। नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्स, गैर जीवाश्म ईंधन वाले ऊर्जा स्रोत। इसमें और इस दोनों में फर्क है क्या कोई? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नाम आए और नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्स आए, इन दोनों में कोई अंतर आएगा क्या? अंतर आएगा। यहां पर नॉन फॉसिल फ्यूल वाले केस में आपकी न्यूक्लियर एनर्जी वाला भी जुड़ जाएगा, जिसमें नाभिकीय ऊर्जा यानी कि यूरेनियम थोरियम वाला जो है वो भी जुड़ जाएगा, वो भी जुड़ जाएगा इसमें, है ना। तो इसलिए इन दोनों नामों को बड़ा ध्यान से आपको पढ़ना होता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और गैर जीवाश्म ईंधन वाले ऊर्जा स्रोत। इसमें कौन कौन आएगा? विंड आएगा, सोलर आएगा, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन आएगा, इसमें हाइडल एनर्जी यानी कि जो तापीय ऊर्जा वो आएगा, और इसके अंदर नॉन फॉसिल फ्यूल वाले में जो न्यूक्लियर वगैरह भी आएगा। अब बात यह है, इतनी बात समझने के बाद, कि अपने भारत में 31 जुलाई 2026 तक के डाटा आए हैं अपने पास कोयले के बिना नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, या जिसमें बड़ा चंक है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का, उसकी उत्पादन क्षमता यानी इंस्टॉल कैपेसिटी हो गई है 552 गीगावाट के आसपास। 552 गीगावाट टोटल एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल वाली अपनी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 500 गीगावाट हो गई है। उनमें से 300.50 गीगावाट का हिस्सा, ये तो है टोटल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी, कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता, मतलब बिजली बनाने की क्षमता 552 गीगावाट हो गई है अपनी। इस 552 में से 300.50 गीगावाट, जो कि इसका बनती है लगभग 45%, 54%, ये जो अपनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से है, मतलब जो बार बार रिन्यू हो सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से है। तो ये 54% होना एक अच्छी बात है, हम मतलब ठीक काम कर रहे हैं, ये दर्शाता है।
तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उसके स्रोत क्या क्या हैं और कोयले वाली के बारे में भी कुछ फैक्ट अपन ने शामिल किए हैं। तो इस आर्टिकल में अपन ने सबसे पहले बात की इंडिया में कोल की क्या पोजीशन है, क्योंकि एक बड़ा सवाल जब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल बनाते हैं एनर्जी के ऊपर तो कोयले को हम भूल नहीं सकते। तो अपने कोयले के बारे में इस आर्टिकल में शामिल किया है कि भारत कोयले का कितना बड़ा उत्पादक है, कितनी चीजें, हालांकि पहले भी अपन ने आर्टिकल किया था लेकिन कोयले के बारे में बात की। फिर हम बात करें रीन्यूएबल एनर्जी के केस में तो हम सबसे पहले इसमें जो 300 गीगावाट उसमें मेजर चंक 164 सोलर एनर्जी, जिसमें भारत जो है वो बड़ा काम कर रहा है सोलर एनर्जी के केस में। फिर उसके बाद आता है विंड एनर्जी के केस, विंड एनर्जी में हम क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है हाइडल एनर्जी, मतलब जल विद्युत या पन विद्युत वाली एनर्जी, जो अपन टरबाइन, जो बांध वगैरह बनाते हैं और उससे फिर टरबाइन लगा के बिजली बनाते हैं, उसके बारे में। फिर उसके बाद में बात आती है अपनी न्यूक्लियर एनर्जी की। फिर उसके बाद में आती है बायोमास एनर्जी की। फिर अपन ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्टार्ट किया, उसकी बात आती है। फिर उसके बाद में अपने पास फ्यूल के लिए और दूसरे स्रोत कौन कौन से हैं, सीएनजी, एलपीजी, उनके बारे में। फिर उसके बाद अपने पास आती है जो बात है वो राजस्थान की। राजस्थान में एनर्जी अक्षय ऊर्जा, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, जिसका क्षय नहीं होता, जो बनी रहेगी, उसके बारे में बातें। तो अपने आर्टिकल में इन सब के बारे में कॉम्प्रिहेंसिवली अपन ने बात की। अगर अपने पास एनर्जी के इतने डाटा हैं एक साथ एक जगह पर, तो अपन एनर्जी के मामले में चाहे अपने से ऐसे लिखवा ले, चाहे वो प्रीलिम्स में चाहे मेंस में कोई भी सवाल पूछ ले, इसमें लगभग सारी बातों का जिक्र आ जाता है। तो इसलिए एनर्जी के मामले में जो हर बार आप न्यूज़पेपर में छोटे छोटे आर्टिकल पढ़ते हो और कंफ्यूज होते रहते हो, उन सब को अपन ने इकट्ठा किया और एक वन स्टॉप सॉल्यूशन तैयार कर लिया, जिसमें 31 जुलाई तक के अप टू डेट डाटा और उसमें भारत सरकार की चलने वाली स्कीम्स, उन सब के बारे में जिक्र अपन ने किया है। जैसे सोलर के बारे में अपन ने पिछले दिनों फ्लोटिंग जो है वो एक तरीके से जो सूर्य सरोवर योजना, उसके बारे में बात की। जो पीएम मुफ्त बिजली जो सौर ऊर्जा वो योजना, उसके बारे में बात की। उससे पहले सोलर पार्क कितने, उनके बारे में बात की। तो वो सारी बातें इसमें आ जाएंगी। इसके अलावा विंड एनर्जी को लेकर जो चल रही स्कीम, उसके बारे में बात आ जाएगी। इसकी क्षमता कितनी, उसके बारे में बात आ जाएगी। विश्व में कौन सा स्थान, चौथा स्थान, उसके बारे में बात आ जाएगी। फिर उसके बाद में हाइडल एनर्जी की कितनी कैपेसिटी है अपनी, यानी कि जो अपनी ये जो 300 गीगावाट जो है उसमें सौर ऊर्जा का कितना योगदान है, विंड का कितना है, हाइडल का कितना है, जो वो न्यूक्लियर एनर्जी का कितना योगदान है, बायोमास एनर्जी का कितना योगदान है, और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का क्या टारगेट है अपना, कितना, कब तक, ये सब। तो इसमें अपन प्रत्येक की स्कीम, योजना, टारगेट और उसमें कितनी क्षमता है, वो सारी चीजें अपन ने एक साथ में इकट्ठी कर ली। तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा सुविधा एनर्जी के मामले में आपके लिए नहीं हो सकती। तो ये तो इसके बारे में तो अपन डिटेल में बात करेंगे ही करेंगे। साथ में एक बात और कि आज बताया मुझे कि जो अपन ने कल जो प्रधानमंत्री ई बस योजना किया था आर्टिकल, उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट किए कि भाई ये योजना सीकर में भी है। उसमें कल अपन ने 8 जिलों की बात की और उसमें वो बच्चे कह रहे हैं सीकर में भी है। उनकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहले जो सूजस का आर्टिकल आया हुआ है उसमें सीकर का जिक्र है, कहीं न कहीं पहले जिक्र। लेकिन अभी जो लेटेस्ट सूजस का ही आर्टिकल है जिसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया, उसके अंदर जो है वो 8 बता रहा है। तो हो सकता है कि पहले चरण में जो बसें चलेंगी 675, उसके लिए 8 शहरों का चयन किया गया हो। ये रहा है ना। तो यहां पर इसने दे रखा है पीएम बस सेवा के प्रथम चरण में 8 प्रमुख शहर होगा। तो हो सकता है कि पहले चरण के दौरान 8 बसें मतलब 8 शहरों में चल रही है, तो हो सकता है सीकर उसके बाद शामिल हो। तो इसलिए अपना जो हमेशा डाटा का सोर्स रहता है वो सरकार का ओरिजिनल वेबसाइट या ओरिजिनल सोर्स रहता है। अपन अपनी तरफ से बिना कंफर्म किए कोई भी डाटा को मैनिपुलेट नहीं करते, कोई प्राइवेट सोर्स से अपन कभी भी डाटा नहीं उठाते। अपनी कोशिश रहती है कि जिस बारे में अपन बात कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल वेबसाइट, उसका पोर्टल, भारत या राजस्थान सरकार की जो चीज होती है उसी का डाटा अपन कोट करते हैं। जिसके बारे में कंफर्म नहीं होते उसके बारे में अपन वो डाटा लेते ही नहीं है, कल को कंफ्यूज हो और हो तो इसलिए। तो यहां पर आर्टिकल आया हुआ उसमें 8 प्रमुख शहर। तो हो सकता है आपकी बात सही हो, जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि 9 शहर है, सीकर भी इसमें शामिल है, तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जब इस बारे में सर्च किया गया, आपके जो इस तरीके के जो खास करके आपका कोई डाटा पे डाउट होता है तो वो कमेंट हमारे लिए काफी गंभीर होते हैं और टीम पढ़ती भी है उनको।
तो उसमें पुराना एक आर्टिकल मिला था, उसमें सीकर नाम आया हुआ था, आपकी बात ठीक है। लेकिन अभी जो आया है उसमें 8 शहर, तो ये हो सकता है पहले स्टेज में इनको लेंगे, आगे आने वाले टाइम में और राजस्थान के शहरों को भी शामिल किया जा सकता है। तो ये बात तो कल की क्लियर हुई। आज अपन फिर एनर्जी के डाटा वाला ये आर्टिकल करते हैं। तो टोटल अपनी विद्युत क्षमता 31 जुलाई तक कितनी हो गई है? 552 गीगावाट, जिनमें से रिन्यूएबल का हिस्सा कितना है? 300.50 गीगावाट, जो टोटल एनर्जी का कैपेसिटी का कितना। अब आप अगर एनवायरमेंट पढ़े हुए हैं तो सन 2030 तक का अपना टारगेट है कि 300 से बढ़ा के इसको कितना करना है? 500 गीगावाट। और अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से 50% से अधिक आना चाहिए, वो ऑलरेडी अपन क्रॉस कर रहे हैं, है ना। तो अपना इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा उस हिसाब से ये चीज। तो यहां पर 54 हो गया है। और भारत जो है वो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में आफ्टर चाइना एंड यूएस कितनी पोजीशन पे है? तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे दुनिया में रिन्यूएबल के मामले में कौन है? चाइना। दूसरे नंबर कौन है? और इंडिया कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। अब उसमें कोयले की बात करें, सबसे पहले रिन्यूएबल जो कोयले का हिसाब किताब है उसमें, हालांकि पीआईबी के ऊपर एक इसी आर्टिकल में बहुत कंफ्यूजिंग लाइन लिखी हुई है, जिसमें भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता का 70% अभी भी कोयले से आ रहा है। यह कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, इसलिए अपन ने उस लाइन को हटा दिया। उसमें क्या अभी इसी आर्टिकल में पीआईबी पे क्या लिख रखा है? 552 टोटल है और उसमें से रिन्यूएबल कितनी हो रही है? 300। और ये कितना परसेंटेज हो गया? अब इसी आर्टिकल में अगर कोयले के लिए नीचे लिखेगा कि 70% बिजली कोयले से बन रही है, तो ये दोनों बातें कट गई, कैंसिल हो गई। तो इसलिए अपन ने उस लाइन को हटाया और ये बात को क्रॉस वेरीफाई किया, तो ये बात सही निकली, है ना। वो डाटा अपडेट नहीं हुआ, पुराना का पुराना हो गया। इसलिए अपन कई बार देखते हैं पीआईबी या सुजस पे भी वो डाटा कॉन्ट्राडिक्टरी और इतने जटिल होते हैं कि उनका कोई कंक्लूजन निकालना ही मुश्किल होता है। तो यहां पर फिर उसके बाद में अपनी जो टोटल, देखिए ये जो डाटा है ये फिर भी समझ में आता है। प्राथमिक ऊर्जा, इसका मतलब बिजली बनाना, इलेक्ट्रिसिटी, प्लस बहुत सारी फैक्ट्री इंडस्ट्री हैं जिनमें कोयले का यूज होता है। तो अगर अपनी टोटल फैक्ट्री इंडस्ट्री बिजली बनाने में अगर फ्यूल यानी कि ईंधन का अपन बात करें, ऊर्जा की बात करें, तो उसमें आज भी किसका योगदान ज्यादा है? कोयले का। कितना? अगर अपने सभी चीजों में 100% एनर्जी खर्च हो रही है तो उसमें 55% आज भी कौन जरूरत पूरा कर रहा है? कोयला। भारत के अंदर अगर कोयले का जो है वो भंडार यानी कि कितना डिपॉजिट है अपने पास, तो वो 4,715 मिलियन टन कोयले के भंडार हैं। विश्व के दूसरे सबसे बड़े कोयले प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हैं हम, आफ्टर चाइना, है ना। भारत के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट है उनमें 25-26 के दौरान जब रिन्यूएबल का अपना मामला बढ़ रहा है तो उस दौरान 27.4% की कमी दर्ज की गई, जो कि अपना पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट है उसको पूरा करने में मदद करे। यानी कि इंडिया में कोयले से बनने वाली बिजली उसकी लगातार जो है वो मात्रा अपन कम कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी कम कर रहे हैं। दूसरी तरफ न्यूक्लियर, सोलर उनकी मात्रा बढ़ा रहे, तो 27% कम अपने जो है वो आयात किया उसका कोयले का, सॉरी उसमें आयात में कमी लाए हैं अपन, ठीक है। अब उसके बाद में एक और चीज अपन पैरेलल कर रहे हैं, कोल गैसिफिकेशन स्कीम। इसके ऊपर अपन ने काफी सारे आर्टिकल पहले किए। एक कंसेप्ट है जिसमें आप देखोगे कि जमीन में कोयला पाया जाता है, जमीन में कोयले का खदान से आप जो वो माइनिंग करो और बाहर कोयले को निकालो और फिर कोयले को जलाओ। कोयले को जलाओगे तो धुआं निकलेगा, CO2 निकलेगी। इसके बजाय आप खदान में कोयले को बाहर निकालने के बजाय इस कोयले के अंदर गैसिफिकेशन यानी कि कोयले के अंदर ग्रीन बहुत ही गर्म भाप डालो, इसके अंदर जो वो ऐसे पतली पतली सुरंग टाइप की या पाइप टाइप की चीज बनाओ और उसके अंदर हॉट स्टीम एकदम से भेजो हाई टेम्परेचर पर। तो इस कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कुछ ऐसी और दूसरी गैसें एक साथ में निकलेंगी, मीथेन जैसी कुछ गैसें, और उन गैसों को कलेक्ट कर लो और इन गैसों को फिर जलाओ। ये गैसें जब जलेंगी तो तुलनात्मक रूप से या तो ना के बराबर पोल्यूशन होगा या फिर बहुत ही कम होगा। तो पहली स्कीम क्या है? कोयले की माइनिंग करो और कोयले को जलाओ, प्रदूषण ज्यादा होगा। दूसरी स्कीम क्या है? कोयले को जहां डिपॉजिट है वहीं रहने दो और कोयले का गैसिफिकेशन टेक्निक से कोयले से गैस बनाओ, जिसको सिंथेटिक गैस या सिन गैस भी कहा जाता है। और सिन गैस की कैलोरीफिक वैल्यू भी ठीक ठाक है और सिन गैस से अपन दूसरी गैसों का उत्पादन भी कर सकते हैं, जैसे अमोनिया फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए अपन ने देखा था। तो अब भारत सरकार और दुनिया के दूसरे देश जिनके पास कोयले के डिपॉजिट्स है
उसमें परंपरागत कोयले की माइनिंग करने की बजाय कोल गैसिफिकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, जिसमें कोयले को खदान से खोदने की बजाय वहीं पर जहां है वहीं पर गैस में कन्वर्ट किया जाएगा और उस गैस को फिर फ्यूल के रूप में काम में लिया जाएगा, जिससे पोल्यूशन कम होगा। तो अपन ये इसके ऊपर गैसीकरण परियोजना के ऊपर भी बात करते हैं। फिर उसके बाद में सोलर एनर्जी है, 300 में से 164.59 गीगावाट जो है, यानी कि अपनी नॉन रिन्यूएबल है उसमें सबसे बड़ा चंक किससे आता है? कोयले से आता है। अच्छा, अपनी जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी उसमें सबसे प्रमुख रूप से ये है। अब 2025 में जो है वो सौर ऊर्जा उत्पादन यानी कि पर साल के हिसाब से जो अपन ग्रोथ रेट बढ़ा रहे हैं, दुनिया में चाइना के बाद में अपन दूसरे सबसे बड़े बन गए। हमने 37 गीगावाट नई ऐड की है 2025 में, जबकि अमेरिका जो सेकंड प्रोड्यूसर है उसने केवल 34 गीगावाट ही ऐड की है। यानी कि अपनी जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी या सोलर पावर प्लांट लगाने की जो तेजी है वो तुलनात्मक रूप से कहीं ज्यादा है। अब इसमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें थोड़े ही दिन पहले अपन ने आर्टिकल किया है, और उसमें हाउस होल्ड जो इसके लिए एलिजिबल है उन सब के लिए जो वो ऊपर बिजली वो अपने सौर एनर्जी के पैनल लगाने के लिए उसमें मदद, और उसके थ्रू अपने काफी डिटेल में आर्टिकल किया। फिर उसके बाद जो तालाब झील नदियां हैं उनके ऊपर फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाने के लिए पीएम सूर्य सरोवर योजना अपन ने की है, इसके बारे में भी, जिसकी 5 जो वो मेगावाट जो वो उसकी क्षमता और 10,000 स्टोरेज क्षमता अपन ने 2030-31 तक के लिए, इसके ऊपर भी आर्टिकल किया था अपन ने। तो कुल मिला के कोयले की बात होगी, कोयले का उपयोग अगर बेहतर तरीके से करना है तो गैसिफिकेशन कर लो। सोलर एनर्जी की बात होगी जो रिन्यूएबल में सबसे बड़ा चंक 164 गीगावाट की बात करता है, और तेजी से बढ़ रहे मार्केट के रूप में चाइना के बाद दूसरे नंबर पे हम हैं सोलर के मामले में, हमने यूएसए को पीछे छोड़ दिया है। फिर उसके बाद में है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के मामले में हम कौन सी पोजीशन पर हैं? चौथे पोजीशन पे। ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में तीसरी पोजीशन पर है, सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन बढ़ाने के मामले में दूसरे स्थान पर है, और विंड एनर्जी के मामले में चौथे स्थान पर है। टोटल अपनी विंड एनर्जी क्षमता है, जैसे सोलर एनर्जी 164 है तो विंड एनर्जी की क्षमता कितनी है? 58 गीगावाट है। अब 2020 साल में हमने 6.05 गीगावाट इसमें नई विंड एनर्जी जो है वो ऐड की है। अब इसमें जो है वो लगातार जो है वो अपनी कैपेसिटी इसमें भी बढ़ रही है, और पिछले साल की तुलना में देखोगे तो 46% के आसपास वृद्धि दर्ज की है अपन ने। तो ये जो है वो अपना विंड के बारे में बात है। फिर बायोमास एनर्जी, पिछले दिनों अपन ने गोवर्धन इसके ऊपर आर्टिकल किया था, उसी और उसी जैसी दूसरी सब चीजें। तो जो कूड़ा कचरा होता है उसको फर्मेंटेशन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन के माध्यम से मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया इस तरीके की गैसों के रूप में कन्वर्ट करवा के, और इससे आज की अपनी कैपेसिटी कितनी है? 11.75 गीगावाट। तो एक बार याद करके बताओ टोटल रिन्यूएबल कितनी हो गई? 300। उसमें सोलर का कितना योगदान? 164। इसके बाद जो अपना विंड का कितना योगदान? अच्छा, इसमें जो वो बायोमास का कितना? 11.75% है ना। तो उसके लिए अभी जो पीएम गोवर्धन वाली है उसमें 217 संयंत्र तो चालू हो गया, अपन ने उसमें बारे में बात की, और अभी इतने 357 के आसपास निर्माणाधीन है। ये सारी अपन ने की अभी गोवर्धन के तहत। कंप्रेस्ड बायोगैस इसमें उत्पादन किया जाएगा। फिर उसके बाद में हाइडल एनर्जी के बारे में बात करें तो हाइडल एनर्जी जो है वो सोलर और विंड जो है उसके कम या ज्यादा होने के बीच में कंटिन्यूटी ऑफ जो वो एक तरीके से अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और आज के दिन अपनी क्षमता विंड से ज्यादा है कि कम है? कम है। तो एक नंबर पे सोर्स हो गया सोलर एनर्जी, दूसरे नंबर पे कौन हो गया? हाइडल एनर्जी, सॉरी विंड एनर्जी, और 3 नंबर पे हाइडल एनर्जी। तो इसके बाद जो है वो अपने स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो इनको शुरुआत की गई है। 3 नंबर पे ग्रीन हाइड्रोजन। 2023 में 19,744 करोड़ की मदद से भारत के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की एक योजना की शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या? ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन। अपने पहले भी इसके ऊपर आर्टिकल किया। तो ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? वो हाइड्रोजन जो H2O से ऑक्सीजन अलग करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाए, और इस दौरान इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि बिजली की जो जरूरत पड़े वो बिजली किससे बने?
सोलर एनर्जी या किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी कि इस दौरान ये जो बिजली की जरूरत पड़ेगी वो बिजली बनाने में CO2 का उत्सर्जन ना हुआ हो, यानी कि हाइड्रोजन उत्पादन के किसी भी चरण के दौरान पर्यावरण प्रदूषण ना हुआ हो, उस हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन। और जो ऐसी बिजली जो कोयले से जल के बनी है, फिर उस दौरान जो हाइड्रोजन उत्पादन होगा उसको क्या कहेंगे? ब्राउन हाइड्रोजन। और इन दोनों के बीच की सी कंडीशन होती है, उसको क्या कहते हैं? पिंक हाइड्रोजन, है ना। तो अलग अलग नाम, पिंक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली, जिस दौरान उत्पादन में किसी भी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं हुआ है, ग्रीन हाइड्रोजन। बहुत ज्यादा पोल्यूशन हुआ है, ब्राउन हाइड्रोजन। बीच किसी कंडीशन है, कम ही हुआ है, पिंक हाइड्रोजन। अलग अलग नाम दिए। तो भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का वैश्विक हब बने, उसके लिए हमने जो वो 2023 में 19,744 करोड़ की मदद से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की जो है वो एक शुरू की है। इसी दौरान अपन ने देखा था कि जींद से लेकर और जो है वो सोनीपत एक ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो ट्रेन चलाई थी, पिछले दिनों हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी, जो विश्व की सबसे लंबी जो वो बोगी वाली या डिब्बों वाली जो है वो ट्रेन, ये अपने नाम रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद में एटॉमिक एनर्जी वाला, एटॉमिक एनर्जी, भारत सरकार का एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम 3 स्टेज में, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रेड रिएक्टर, पिछले दिनों प्रोटोटाइप बनाया था कलपकम में, और उसके बाद तीसरे चरण में थोरियम बेस्ड एनर्जी वाला। तो ये तीनों टाइप के जो है वो उसके तहत आज के दिन अपने 6 राज्यों में 7 जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर हैं वो काम कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी के। उनकी क्षमता आज के दिन अपन देखें तो कितनी है? 8.78 है, और 2047 तक अपनी की कितने करने की क्षमता है? 100 गीगावाट तक करने की क्षमता है। भारत सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ावा देने के लिए 2025 में शांति एक्ट बनाया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में इन्वॉल्व करने के लिए राह खोली है। साथ में जो 2023-24 वाला बजट था उसमें जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, यानी कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनके छोटे छोटे मॉड्यूलर बनाए जाएं, ताकि बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में जो इतना खर्चा, टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होती है, उसके बजाय छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बनाए जाएं। 2033 तक 5 कम से कम जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की अपन ने अनुमति दी है। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और साथ में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाली प्रोटोटाइप फास्ट ब्रेड रिएक्टर, इसके ऊपर अपन ने बात की थी पहले। और शांति एक्ट 2025 जिसमें प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में जो है वो अपन करें। पृथ्वी की नीचे जो भूगर्भ में या जियोथर्मल एनर्जी है, पृथ्वी की हीट से पानी को गर्म करके भाप में बदले और उससे बिजली बनाई जाए, तो एनर्जी क्या कहलाती है? जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी आगे फ्यूचर में अपने लिए काम में आने वाला एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें हमने एक पॉलिसी बनाई है 2025 में, जिसका नाम है नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी। और उसके तहत आगे इन फ्यूचर अपन इस मामले में क्या एक्सप्लोर करें और किस तरीके से अपन इसको कर पाए, उसके लिए जो है वो है जो जमीन से हॉट स्प्रिंग निकलते हैं, गर्म पानी के झरने, चश्मे, या कोई ऐसा एरिया जहां से लावा टाइप खोल रहा हो और कोई वेंट हो, और वहां से पृथ्वी के नीचे वाली हीट उसको काम में ले, उस हीट को काम में लेके पानी को भाप में बदले और भाप से फिर टरबाइन घुमाएं, जनरेटर चले और बिजली बन जाए। तो जियोथर्मल एनर्जी की भी अपन ने पॉलिसी बनाई है। अब इंडिया के अंदर लास्ट वाला फ्यूल का क्या परिदृश्य है? तो खाना पकाने वाला जो क्लीन है उसमें एलपीजी की कवरेज जो है वो 2014 में 55% थी, वो अब 2026 में बढ़कर 107.2%, यानी कि ज्यादा पहले कनेक्शन जो थे उससे ज्यादा एलपीजी उपभोक्ता जो है उनकी संख्या 33.18 करोड़ हो गई। और कच्चे तेल का सबसे बड़ा रिफाइनरी करने के मामले में हम चौथे सबसे बड़े अपने पास कैपेसिटी है। समुद्र मंथन पिछले दिनों अपन ने किया। ऑफशोर जो अपने क्रूड ऑयल के सोर्स है उनके लिए सर्वे करवाना, 2D 3D सिस्मिक सर्वे करवाना, और फिर अपनी जो है वो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट को कम करके अपनी सेल्फ रिलायंस या स्वनिर्भरता को बढ़ावा देना। अब राजस्थान की केस में भी अपन बात करें, क्योंकि आरपीएससी का एग्जाम होगा, तो राजस्थान में जो इस समय पर रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता है वो 50,000 मेगावाट से ज्यादा पहुंच गई है। ये एक इंपॉर्टेंट डाटा अपने लिए। अब गुजरात के बाद राजस्थान ऐसा दूसरा स्टेट बन गया जिसने रिन्यूएबल एनर्जी में 50,000 गीगावाट का बेंचमार्क हासिल कर लिया। हमसे पहले कौन है? सिर्फ गुजरात आगे है। अब राजस्थान में जो है वो सोलर एनर्जी का इस 50,000 मेगावाट में सबसे बड़ा चंक किसका है? सोलर एनर्जी का। कितना हो गया है? 44,135 मेगावाट क्षमता है। अब भारत की जो कुल सोलर एनर्जी जो क्षमता है उसमें 27% किसका योगदान है? राजस्थान का योगदान है। अब राजस्थान की जो पॉलिसी है
जिसमें इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी बनाई 2024, उसके तहत अपने को 2030 तक 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करने का लक्ष्य अपन ने रखा है। और पिछले 2.5 सालों में हमने ये जो 44 अपनी 50,000 मेगावाट हो गई, उसमें लगभग 50% से ज्यादा हिस्सा अभी जोड़ा है। पिछले 2.5 साल में कितना? 26,552 मेगावाट इसमें जोड़ा है। और इसमें ज्यादातर हिस्सा कहां से आता है? सोलर एनर्जी, यानी कि पिछले सालों में अपने सोलर पे बड़ी तेजी से काम किया है। अब करो दिखा इसका सोल क्वेश्चन। ठीक है क्या ये? दूसरा, तीसरा, कितने नंबर पे? आफ्टर चाइना, यूएसए, है ना, तीसरे नंबर पे। इसका बताओ। विंड एनर्जी के मामले में चौथी पोजीशन पे अपन ने लिखा था 31 जुलाई तक परमाणु क्षमता कितनी थी? 8 पॉइंट। एक जैसे दिखने शुरू हो जाते हैं, ऑप्शन आते हैं तब। अब ये बताओ, दूसरा राज्य बन गए कि अपन 50 जो 44 से 135 मेगा सौर ऊर्जा के साथ प्रथम स्थान पे अपन, या गुजरात के बाद दूसरे स्थान पे है? तो फिर कैसे यहां बनी गुजरात की? ओवरऑल 50,000 मेगावाट या 50 गीगावाट के मामले में हम दूसरे नंबर पे पहुंच पाए हैं, वो बेंचमार्क। लेकिन उसमें गुजरात के पास सोलर के अलावा दूसरे सोर्सेज भी खूब सारे हैं। ठीक है क्या? तीनों ऑप्शन ठीक है? ऐसे ही सवाल आते हैं, इसी लाइन लेंथ के आते हैं एग्जाम में। एनर्जी से संबंधित डाटाबेस सवाल आते हैं ज्यादातर, और उसमें आपको एक काम करना है, इन सभी एनर्जी की सोर्स को बना सकता थे हम, लेकिन आपको थोड़ा सा होमवर्क करोगे तो, क्योंकि जब स्पून फीडिंग कराएंगे तो बिल्कुल जोर नहीं पड़ेगा। एक पाई चार्ट बनाना है जिसके ऊपर लिखना है 100% रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें कितना योगदान, जो वो कितना, ये कितनी क्षमता है? 300 गीगावाट, 300.50 गीगावाट है। इसमें सोलर का कितना, विंड का कितना, ग्रीन हाइड्रोजन का कितना, न्यूक्लियर का कितना, बायोमास का कितना, हाइडल का कितना, और सारे, है ना। तो ऐसा पाई चार्ट बनाना है अपने नोट्स के जस्ट नीचे, ये सारे नंबर देख के आपका काम बार बार इसको देखना है, याद रखना है। एनर्जी के डाटा, फिर एक सवाल आपको मिलेगा राजस्थान वाले डाटा याद रखने, ठीक है। तो भारत के इंडिपेंडेंस डे पे आप कुछ नया पढ़ कीजिए, एग्जाम से संबंधित, नहीं तो लड्डू और कोफ्ते तो है ही। थैंक यू वेरी मच।